हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम वापस से इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं वो वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। और ये टॉपिक आपके बीएससी बायोटेक में, नेट में और इसमें आपके एमएससी के अंदर भी, आपके इम्यूनोलॉजी के अंदर ये जो टॉपिक है ये रहता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी के बारे में। तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। और ये बेसिकली इस तरह की जो इम्यूनिटी है ये आपके लिम्फोसाइट्स पे डिपेंड करती है, जो बॉडी के अंदर आपके डब्ल्यूबीसी सेल्स रहती हैं और उन लिम्फोसाइट्स पे ये सेल्स, ये जो इस तरह की इम्यूनिटी है वो डिपेंड करती है। जैसे कि बी और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली इन दोनों तरह की इम्यूनिटी को गवर्न करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं ह्यूमरल को। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब है आपका बाय द मीन्स ऑफ द ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब होता है आपका बॉडी फ्लूइड एंड, और उसके बाद में आप देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड के अलावा भी यहाँ पे क्या क्या रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज विल बी देयर, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज विल बी देयर। तो ये रहता है इसके अंदर बेसिकली ऐसे। और ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है एंटीबॉडी फॉर्म करने वाली सेल्स को आप बोलते हैं बी सेल्स। तो बी सेल्स जो होती हैं वो आपके एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और यही एक्चुअली में क्या है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। तो किस तरह से बी सेल्स फर्दर जाके एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगी वो हम इसी लेक्चर में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि बाय द मीन्स ऑफ द ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनाने वाली सेल्स कौन सी हैं? बी सेल हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी जो बी सेल्स हैं यहाँ पे वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी और इसी से आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटीज जो है वो आपकी गवर्न होगी। नेक्स्ट आपका आता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है बाय द मीन्स ऑफ द सेल्स, गवर्न बाय द सेल्स। और सेल्स में आपकी आती हैं टी सेल्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स जो रहती हैं आपकी ऐसे, वो इस तरह की इम्यूनिटी को गवर्न करती है। इसमें नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन विल बी देयर। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें कोई एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब बात ये आती है कि जो टी सेल है और बी सेल है इनका ओरिजिन कहाँ पे होता है और इनका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है। ओरिजिन और मैच्योरेशन में ये एक तरह से डिफरेंस है कि इनका बर्थ कहाँ पे होता है, दैट इज द ओरिजिन प्लेस। और उसके बाद में मैच्योर कहाँ होते हैं, जो अपन बोलते हैं कि छोटा बच्चा है कहीं पे पैदा हो गया और उसके बाद में पला बढ़ा कहीं दूसरी जगह पे है ऐसे। तो उसका मतलब है कि आपका उस तरह से ये दोनों इम्यूनिटी है कैसे बिलोंग, कौन कौन से ऑर्गन्स को बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि देखो बी सेल्स हैं, आपको नाम से पता चल रहा है बी स्टैंड्स फॉर द बेसिकली बोन मैरो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, एक याद रखने की ट्रिक है कि बोन मैरो जो है आपका ऐसे, बोन मैरो के अंदर बी सेल ओरिजिन भी होती हैं और मैच्योर भी होती हैं। तो ओरिजिन एंड मैच्योरेशन, ओरिजिन एंड मैच्योरेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बी सेल्स जो है वो ओरिजिन कहाँ पे होती है और इनका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है। तो आपको दोनों केस में ही बताना है कि ओरिजिन इनका बोन मैरो में होता है और मैच्योरेशन भी इनका कहाँ होता है, बोन मैरो में। तो ओरिजिन एंड मैच्योरेशन दोनों ही बी सेल्स का आपका बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो कहाँ पे होता है? बोन मैरो आपकी बोन्स के बीच का स्पेस होता है। जैसे मान लो कि ये एक बोन है आपके ऐसे, तो और इस बोन के अंदर यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है ऐसे, सिंपल वर्ड्स में अपन समझे ऐसे। और ये फ्लूइड जो होता है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है और इसी के अंदर आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं बॉडी में वो प्रेजेंट रहती है एवरी टाइम। जैसे कि आपको पता है कि आरबीसी का एक लाइफ स्पैन एक लिमिटेड है, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो भी लिमिटेड है, उसके अलावा एंटीबॉडीज भी लिमिटेड टाइम के लिए बनती हैं। लेकिन जो बार बार एक ही ओरिजिन में चलती चली जाती हैं सेल्स ऐसे, वो जो नई सेल्स होती हैं, न्यूली अराइजिंग सेल्स हैं, वो कहाँ से बनती हैं? तो हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि न्यूली अराइजिंग सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आपकी बॉडी में होती है स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स जो होती हैं वो आपकी बोन मैरो के अंदर बेसिकली प्रेजेंट रहती हैं। और बोन मैरो जो है आपका ये बोन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, बोन्स के बीच का जो स्पेस है उसके अंदर आपका एक फ्लूइड भरा रहता है। और इस फ्लूइड के अंदर ही आपको क्या मिलेगी? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स मिलेगी, जिसको आप HSC भी बोलते हैं। कई बुक्स में आप देखेंगे, हायर बुक्स में, तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं वो HSC है। और ये HSC जो है हर एक ओरिजिन की अपनी अपनी होती है। जैसे लिम्फोइड ओरिजिन की है तो लिम्फोइड आपकी ये रहता है दूसरा। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की
जो स्टेम सेल्स हैं वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं ऐसे। और जैसे जैसे हमने पता है कि जैसे जैसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम थे तब हमारी टोटिपोटेंसी मतलब कि एक ही सेल्स जो है वो सभी तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो टोटिपोटेंसी जो है वो धीरे धीरे जैसी आपकी एजिंग होती है उसी साथ में टोटिपोटेंसी आपकी क्या हो जाती है, टाइम के साथ में रिड्यूस होती चली जाती है। बट स्टिल आपकी आरबीसी भी बनती है। जब अब तक आप बूढ़े होते हो, जब तक आपकी डेथ नहीं होती, तब तक आपको ब्लड सेल्स की रिक्वायरमेंट भी रहती है। आपको आपके इम्यून सिस्टम के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट भी होगी, और वो सारी सेल्स जो है आपकी कहाँ बनेगी, बोन मैरो के अंदर ऐसे। तो ओरिजिन आपका सिंपल है। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब ही बी सेल्स हैं। बी सेल्स जो है वो बनती कहाँ पे हैं, ये बोन मैरो में बनती हैं। और मैच्योर मतलब बड़ी पली बड़ी कहाँ होती हैं, डेवलप कहाँ होती हैं, तो उसका मतलब है वो भी मैच्योरेशन भी इनका कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। तो मैच्योरेशन और ओरिजिन दोनों बोन मैरो में है, इसीलिए हम याद रखने के लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं कि इनको अपन क्या बोलते हैं, बी सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टी सेल्स से गवर्न होती है। और टी सेल्स का मतलब आप जनरली लिया जाता है थाइमस से, तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनका बोन ओरिजिन और मैच्योरेशन दोनों थाइमस में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका ओरिजिन हमेशा कहाँ पे होगा, बोन मैरो में ही। और उसके अलावा तो ओरिजिन तो इनका बोन मैरो में है और मैच्योरेशन इनका कहाँ है, थाइमस में। तो आपको याद रखना है थाइमस आपकी जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपके बॉडी के जस्ट स्टर्नम के पास में यहाँ पे सिचुएटेड रहती है। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है तो थाइमस का साइज है वो डिक्रीज होता जाता है। और जब आप 90 को या 80s को क्रॉस करेंगे अपने लाइफ में, तो उस केस में ये बिल्कुल आपको एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे इस तरीके से आपको एक थ्रेड के फॉर्म में आपको दिखेगी। इसीलिए जैसे जैसे एजिंग होती चली जाती है हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है, बिकॉज जो थाइमस है आपका, तो थाइमस का साइज है वो जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है तो थाइमस का साइज रिड्यूस होता चला जाता है। बट हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि टी सेल्स है उसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन आपका बोन मैरो में है। और टी सेल्स का मैच्योरेशन कहाँ है, तो मैच्योरेशन आपका यहाँ पे थाइमस के अंदर ऐसे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हमेशा क्लियर रहना चाहिए ऐसे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी इज गवर्न्ड बाय द बी सेल्स। और बी सेल्स जो होती है इसलिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे करती हैं वो अभी हम नेक्स्ट स्क्रीन पे देखेंगे। उसके बाद में जो इम्यूनिटी जो है आपकी ऐसे जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी है ये टी सेल गवर्न करती हैं। और टी सेल्स में कोई एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता, ये डायरेक्ट किलिंग में इन्वॉल्व रहती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, मतलब सेल जो है वो डायरेक्टली आके जाके मार देगी ऐसे, तो ये डायरेक्टली किलिंग है ऐसे। तो डायरेक्ट किल द पैथोजन या आप एंटीजन बता सकते हैं इसको ऐसे। तो डायरेक्ट किलिंग तो इसको डिस्ट्रॉय कर देती है ऐसे। बट आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि टी सेल्स जो होती हैं उसके अंदर भी कई तरह की सब टाइप्स रहती हैं जो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज देखोगे कि टी सेल्स के जो सब टाइप्स रहते हैं उनमें एक सेल होती है टी हेल्पर सेल। वो टी हेल्पर सेल जब तक बी सेल्स को सिग्नल्स नहीं देगी, ये बी सेल्स जो हैं ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो ये एक जो इनके बीच में जो कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शंस हैं और आपस में एक दूसरे की सिग्नलिंग है, उसके बारे में भी अपन अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि अभी हमें बस इतना याद रखना है कि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। और यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब है बाय द मींस ऑफ द ह्यूमर, यानी कि बॉडी फ्लूइड, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बी सेल्स जो है वो आपके ओरिजिन भी बोन मैरो में होती हैं और मैच्योर भी कहाँ पे होती है, बोन मैरो में। ओरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ द बी सेल्स अकर्स एट द बोन मैरो। एंड तो इसीलिए बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर द बी सेल्स। तो इसके दोनों ही ओरिजिन और मैच्योरेशन दोनों कहाँ पे होंगे, आपके बोन मैरो में होंगे। जबकि टी सेल्स के केस में यानी कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी जो है ये गवर्न की जाती है टी सेल से। और ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी है, यानी कि सेल्स खुद जाके क्या करेगी, उसको एंटीजन को या फिर आपके जो पैथोजन है उसको एलिमिनेट कर देगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि टी सेल्स जो है उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, ओरिजिन बोन मैरो में ही होगा। क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहाँ मिलती हैं, बोन मैरो में मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टी और उसका मैच्योरेशन कहाँ पे होगा कि वहां पे पैदा तो वहां पे हो गए बोन मैरो में, उसके बाद में पले बड़े कहाँ पे होंगे आपके ऐसे थाइमस ग्लैंड के अंदर। और थाइमस ग्लैंड मैंने आपको बताया कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये एंडोक्राइन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो उस केस में आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे टी सेल्स है वो कोई एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं करती है, ये डायरेक्ट किलिंग में इन्वॉल्व रहती है। और यहाँ पे आपको ये जो डायरेक्ट किल द पैथोजेंस, नो एंटीबॉडीज विल फॉर्म इन दिस केस ऑफ द इम्यूनिटी। सो ये थी हमारी ह्यूमरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। उसके बाद में
अभी हम पढ़ेंगे ऐसे कि एक एक करके दोनों इम्यूनिटी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये सारी रहती हैं ऐसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले हम ले लेते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में ऐसे। और ह्यूमरल इम्यूनिटी में आपको पता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो किसके थ्रू गवर्न की जाती है, बी सेल्स के थ्रू गवर्न की जाती है। तो यहाँ पे हम इस साइड में बनाएंगे और इस साइड में हम बनाएंगे बाद में सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ताकि इन दोनों के बीच का क्रॉस कनेक्शन हम बता सकें। और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV की कंडीशंस कौन सी होती है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सके, HIV की कंडीशंस को भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो आपकी बी सेल्स के थ्रू गवर्न की जाती है। और बी सेल्स कहाँ बनती है, बोन मैरो में। तो बोन मैरो के अंदर जो बी सेल्स, ये बी सेल्स जो रहती हैं, ये बी सेल्स हैं। और ये बी सेल्स इनिशियली क्या होता है कि जो आपकी सेल्स रहती हैं, ये जिस सेल्स को कोई एंटीजेनिक एक्सपोजर अभी तक नहीं मिला है, यानी कि माइनस एंटीजन, इस बी सेल को कोई भी एंटीजेनिक एक्सपोजर नहीं मिला है, यानी कि इसका एनकाउंटर अभी किसी के साथ में नहीं हुआ है, तो इस तरह की फ्रेश बी सेल को अपन बोलेंगे आपकी नेव बी सेल्स। ये नेव बी सेल्स रहती हैं। और अगर इसको एंटीजेनिक एक्सपोजर मिल जाता है तो उस केस के अंदर ये फिर दो तरह की सेल्स बनाती हैं। एक आपकी बनाएगी प्लाज्मा सेल्स और एक आपकी बनाएगी मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स हैं आपकी यहाँ पे दो ऐसे, लेकिन ये सेल्स बी सेल से तभी बनेगी जब इनको एंटीजेनिक एक्सपोजर कोई मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि बी सेल्स जो हैं, अगर इसको एंटीजेनिक एक्सपोजर नहीं मिला है, यानी कि अनएक्सपीरियंस्ड बी सेल्स है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट इज द नेव बी सेल। और उसके बाद में ये एक्सपीरियंस्ड बी सेल्स जो होती हैं, ये बाद में फर्दर दो में डिवाइड हो जाती हैं, दो में आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाती हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। अब इन दोनों सेल्स में भी क्या होता है, जो प्लाज्मा सेल्स हैं आपकी, ये बाद में एंटीबॉडीज सिक्रीट करती हैं। और ये एंटीबॉडीज जो हैं ये पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं। यानी कि ये इम्यूनिटी जो है आपकी, ये कैसी इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। और स्पेसिफिक इम्यूनिटी है तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ये दोनों आपके ये कौन से उसमें आएंगे आपके ऐसे, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में आएंगे ऐसे। और उस केस के अंदर आपका आता है कि ये एंटीबॉडीज यहाँ पे बनती हैं आपकी ऐसे, प्लाज्मा सेल से ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी आती है दूसरी मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स का मतलब है एंटीबॉडीज की आपकी बॉडी में लाइफ रहती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लिया तो हमेशा एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में रहेंगी। आपको एक समय ऐसा आएगा कि जब वो एंटीबॉडीज जो है वो तो धीरे धीरे एलिमिनेट होती चली जाएंगी। और उसके बाद में जब उस केस में मान लो कि सेकेंडरी एक्सपोजर होता है सेम एंटीजन का, तो उस केस के अंदर दोबारा से सेम पैथोजन हमारी बॉडी को अटैक करता है, जिसके अगेंस्ट में पहले एंटीबॉडीज बनी थी और उसी के साथ में पहले मेमोरी सेल्स भी बनी थी। तो ये मेमोरी सेल्स जो होती हैं आपकी, ये वापस से क्या करती हैं, वापस से इस प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देती हैं, यानी कि वापस से एंटीबॉडी बनेगी और तुरंत उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। बट जो सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स रहेगा इस केस में, फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ा सा समय लेती है। और लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा आपका, जब मेमोरी सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगी, तो उस केस के अंदर फिर क्या होगा, ये इमीडिएटली और उस जो एंटीजन है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये जो मेमोरी सेल्स हैं आपकी यहाँ पे जो हमने लिखी है, ये आपके सेकेंडरी रिस्पॉन्स के केस में काम आएंगी। और उस केस के अंदर आपके एक्सपोजर, सेकेंडरी एक्सपोजर के केस में काम आएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि वापस से सेम एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, तो ये इमीडिएटली क्या होंगी, प्रोलिफरेट करके और इस पूरे प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देगी और उस तरीके से वापस से एंटीबॉडी बन जाएगी, उसको ट्रैप कर लिया जाएगा। और यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि एंटीबॉडीज नेवर किल द एंटीजन। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कभी भी एंटीजन को किल नहीं करती हैं, वो सिर्फ उसको ट्रैप करती हैं। तो ये ट्रैपिंग का प्रोसेस है कि यानी कि आपके पास में, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी जैसे विलन है, वो कोई भी टेररिस्ट आ गया है ऐसे, और उस टेररिस्ट जो है वो आपको आप उससे डायरेक्टली नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है फाइट वगैरह का। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपने 5 जनों को बोला कि उस टेररिस्ट के आप हाथ पकड़ लो, आप पांव पकड़ लो, आप उसको पेड़ के बांध दो, और अब वो बंधा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो उस केस में आप उसको आसानी से मार सकते हो। तो उसी तरीके से बॉडी भी ऐसे ही करती है, कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद में ये प्रोसेस होता है। तो एंटीबॉडीज जो रहेंगी आपकी ऐसे, तो जैसे मान लो कि ये एंटीजन है आपका ऐसे, और इस एंटीजन के अगेंस्ट में और ये एंटीबॉडीज हैं, तो ये एंटीबॉडीज को चारों तरफ से जाके ट्रैप कर लेंगी ऐसे, और उसके बाद में ये
चारों तरफ से ट्रैप हो गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पे फिर दूसरी सेल्स आएंगी जो सेल मीडिएट इम्यूनिटी की सेल्स हैं या फिर आपकी दूसरी सेल्स, तो वो सेल्स आके फिर इसको क्या करती हैं, एलिमिनेट कर देती हैं। तो ये हमने पढ़ा है अभी ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब होता है बी सेल्स। बी सेल्स का ओरिजिन और मैच्योरेशन कहाँ होता है, आपका दोनों बोन मैरो में। और यहाँ से जो बी सेल्स जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि माइनस एंटीजन, जो एंटीजन से आज तक मिली नहीं है, तो वो होती है सारी आपकी नेव बी सेल्स। और नेव बी सेल्स का मतलब होता है कि जो नौसिखिया हो, जिनको कुछ भी नहीं पता हो, और इनोसेंट। और उसके बाद में आपका रहता है बिल्कुल बी सेल्स। अगर एंटीजेनिक एक्सपोजर मिल जाता है इनको ऐसे, तो उस केस में दो तरह की सेल्स बनाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स ही एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं, तो एंटीबॉडी सिक्रीटरी सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। और उसी के बाद में आपकी आती है मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स जो रहती हैं ये आपका जो सेकेंडरी एट द टाइम ऑफ द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि सेम एंटीजन अगर वापस आपकी बॉडी में एनकाउंटर होता है, वापस से एंटर करता है या वापस इन्फेक्टेड करता है, तो उस केस में मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है इन सेल्स का वो थोड़ा सा क्विक होता है, और प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है उसमें थोड़ा सा समय लगता है, 10 से 15 दिन का या 20 दिन का या 1 महीने का। तो उस तरीके से ये समय लगता है और उतना ही समय आपको ठीक होने में भी लगेगा। लेकिन एक बार ये इम्यूनिटी बन गई, उसके बाद में मेमोरी सेल्स जो है वापस से एनकाउंटर करते रहते हैं। और इसी के बेस पे फिर क्या होता है, आपका जो मेमोरी सेल्स जो होती हैं ये आपकी बॉडी में बन जाती हैं। तो कुछ आपको जैसे आर्टिफिशियल एक्सपोजर दिए जाते हैं, जैसे कि वैक्सीन की फॉर्म में, तो वहां उस केस में भी क्या होता है, थोड़े दिनों के लिए 7 से 8 महीने के केस में आपको एंटीबॉडीज बॉडी में रहती हैं, और उसके बाद में वो एंटीबॉडीज एलिमिनेट हो जाती हैं या डिसअपीयर हो जाती हैं। फिर मेमोरी सेल्स लाइफ टाइम रहती हैं। तो इसका मतलब है कि वापस से जब सेकेंडरी एक्सपोजर आएगा तो उस केस में मेमोरी सेल्स will get activated automatically and they will initiate the formation of the antibodies। तो ये था आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। और मैंने आपको बताया ये चीज याद रखने वाली है कि एंटीबॉडीज नेवर किल द एंटीजन, यानी कि एंटीबॉडीज होती हैं वो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो नेवर किल द एंटीजन, वो किल नहीं करती हैं, वो सिर्फ ट्रैप करती हैं। तो ये ट्रैपिंग का प्रोसेस है, TRAP ट्रैप। तो ये ट्रैपिंग का प्रोसेस है और ये ट्रैप जो है ये आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी ने जाल बिछा दिया है। उसके बाद में आपकी आती है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। सेल मीडिएट इम्यूनिटी के केस में आप यहाँ पे देखेंगे कि बाय द मींस ऑफ द टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, टी सेल्स जो होती हैं इनको नाम दिया गया है टी सेल्स, क्योंकि इनका ओरिजिन तो बोन मैरो में है, बट इनका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, आपके थाइमस में। और टी सेल्स जो होती हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि टी सेल्स जो है वो टी हेल्पर सेल्स हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं और टी किलर सेल्स हैं। उसके अलावा भी 1-2 टी सेल्स और होती हैं, जैसे कि टी डिलेट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, तो टी डीटीएच सेल्स भी होती हैं ऐसे। तो उनको अब जब हाइपर सेंसिटिविटी वाला टॉपिक कवर करेंगे तो उस केस में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि टी हेल्पर, ये 3 आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखनी है। टी हेल्पर का मतलब होता है हेल्प करने वाली सेल्स। ये हेल्प करेंगी किस चीज में, आपकी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे ये जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ये वाला, इसको जो है स्विच ऑन करने का या सिग्नल देने का काम जो रहता है वो किसका रहता है, टी हेल्पर सेल का। अब यहाँ पे ये टी हेल्पर सेल के बिना ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि एक तरह से जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो भी सेल मीडिएट इम्यूनिटी पे हल्का सा डिपेंड करती है, क्योंकि टी हेल्पर सेल के बिना काम इसका नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आती है टीसी सेल्स, यानी कि टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, और फिर आती है टी किलर सेल्स। तो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का नाम से पता चल रहा है, टॉक्सिक यानी कि टॉक्सिन, ये कुछ इस तरीके का कुछ टॉक्सिन रिलीज करेंगी। और जैसे मान लो कि ये एंटीजन है, ये एंटीजन इस एंटीजन को ट्रैप कर रखा है चारों तरफ से एंटीबॉडीज ने, अब ये कुछ नहीं कर सकता है। फिर टी सेल आएगी यहाँ पे और ये आके और इसने क्या किया, इसने कुछ टॉक्सिन्स रिलीज किए और इसका डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे होता है। ये डायरेक्टली डिस्ट्रक्शन है, यानी कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी, यानी कि सेल्स जो है वो खुद जाके और किल करेगी एंटीजन को, तो डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन है। उसके अलावा आपका टी किलर सेल्स होता है, तो टी किलर सेल्स भी जो होती हैं वो भी आपको क्या करती हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन में ही इन्वॉल्व रहती हैं। तो टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और टी किलर सेल्स ये क्या रहती हैं, आपकी ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी का पार्ट है। और यहाँ पे हम याद रखेंगे कि टी हेल्पर सेल जो है वो किल नहीं करती, वो आपका जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स रहता है उसको स्विच ऑन करने में, यानी कि यहाँ तक एक मैसेज लेके जाना है कि आप एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करो, क्योंकि विदाउट एंटीबॉडीज अगर चारों तरफ से ट्रैप नहीं रहेगा तो इन सेल्स के बस में आना मुश्किल है।
तो उस केस में इसको चारों तरफ से पहले ट्रैप कर लिया जाएगा। ट्रैपिंग का प्रोसेस आपकी ह्यूमरल इम्यूनिटी संभालती है और उसके बाद में सेल मीडिएट इम्यूनिटी आपका क्या करती है, इसको किल करने का काम करती है। ऐसे तो नाम से पता चल रहा है टी किलर सेल यानी कि किल कर देगी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, यानी कुछ साइटोटॉक्सिन रिलीज करेगी जिसकी वजह से ये जो आपका एंटीजन है ये एलिमिनेट आपकी बॉडी से हो जाएगा। तो ये दोनों तरह की इम्यूनिटी थी, ह्यूमरल और सेल मीडिएट इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं कि HIV एड्स के केस में यहाँ पे क्या होता है। ये क्वेश्चंस कई बार नीट में भी पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है, दूसरे आपके एंट्रेंस एग्जाम में वहां पे भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टी हेल्पर सेल्स जो रहती है आपकी ऐसे, और ये टी हेल्पर सेल्स जो रहती हैं, ये टी हेल्पर सेल्स HIV के केस में HIV इनका नंबर बिल्कुल डिक्रीज कर देता है बॉडी के अंदर। ऐसे जैसे मान लो कि 100 सेल्स रहनी चाहिए, तो HIV के केस में ये 5 से 10 सेल्स ही रहती हैं, और या फिर 2 से 3 सेल्स ही रहती है। तो इतना नंबर कम कर देता है इन सेल्स का, टी हेल्पर सेल्स का। तो उस केस के अंदर फिर ये यहाँ तक जो मैसेज पहुंचना चाहिए वो मैसेज अल्टीमेटली नहीं पहुंच पाता। तो इसका मतलब है कि कोई एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना एंटीबॉडीज एंटीजन को पकड़ेगी, और ना जब तक पकड़ेंगी नहीं तब तक ये सेल्स उसको अच्छे से किल नहीं कर पाएंगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऐसे। HIV किनको इन्फेक्ट करता है, किनका नंबर कम कर देता है, टी हेल्पर सेल्स का। अब हेल्प करने वाला ही कोई नहीं है, यानी कि यहाँ से इनको बोलने वाला ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगी, ट्रैपिंग भी नहीं हो पाएगी, और आगे का प्रोसेस है उसमें भी आपको भारी मुसीबतें आने वाली हैं। इसका मतलब है कि HIV का मतलब ये नहीं है कि HIV कोई डिजीज है आपकी बॉडी में। HIV आपकी बॉडी की कंडीशन है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है, और मतलब HIV आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हो, यानी कि आप मतलब हल्की सी भी इन्फेक्शन हुआ आप बीमार पड़ जाओगे। जो बेसिक से इन्फेक्शन है जिनको हमारी बॉडी बिल्कुल ऑटोमेटिकली रिकवर्ड कर लेती है, वो इन्फेक्शन HIV के केस में आपको बार बार फेस करने पड़ते हैं, और वो आपको काफी परेशान करते हैं। तो इम्यूनिटी वीक रहती है। और ये टी हेल्पर सेल्स जो है आपकी ऐसे, ये टी हेल्पर सेल्स जो है इनका नंबर आपका डाउन चला गया, और ये प्रोसेस नहीं हो पाया, ट्रैपिंग नहीं हो पाई तो किलिंग नहीं हो पाएगी, और उस केस में आप जो है बीमार बने रहोगे। तो यानी कि HIV इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है वो दूसरी बीमारियों के लिए जो ओरिजिनल में डिजीज हैं, उन डिजीज के लिए आपके लिए क्या होंगे, हाईली ससेप्टेबल होंगे। यानी कि जुकाम उनके ज्यादा होने के चांसेस हैं नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में, हेल्दी पर्सन के कंपेयर में, और उनको फ्लू के इन्फेक्शंस होने ज्यादा कॉमन है, जो कोविड होना बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके अलावा दूसरी चीजें तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर फिर यहाँ पे ये इस तरह की चीजें रहती हैं, और ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता, और आपकी बॉडी इम्यून जो है वो बीमार पड़ी रहती है। यहाँ पे एक चीज और कई बच्चे पूछते हैं ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं आपके ऐसे, तो आपको ये याद रखना है टी हेल्पर, ये हेल्पर, तो H में से आप ये माइनस कर दोगे तो ये सेकंड बन गया, तो इसका मतलब है MHC सेकंड, यानी कि ये MHC सेकंड मॉलिक्यूल से बाइंड करेगी। एक्चुअली ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कंपोनेंट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर ऐसे। तो MHC सेकंड है, वो जो सेल्फ सेल्स होती हैं बॉडी की वो टैग होती है MHC फर्स्ट से, और जो नॉन सेल्फ सेल्स होती हैं आपकी बॉडी में वो टैग रहती हैं आपकी MHC सेकंड से। नॉन सेल्फ का मतलब है जैसे बाहर से वायरस आया, बैक्टीरिया है, कुछ भी, तो उन सबको टैग उनको टैग लगा दिया जाएगा उनके कि ये आउटसाइडर है। तो उस केस के अंदर MHC सेकंड जो है, और वो आपका क्या है, MHC सेकंड का मतलब सेकेंडरी, यानी कि बाहर वाला जो है, तो वो इनसे ये डील करती हैं। और उसके अलावा इनको CD4 सेल्स भी बोलते हैं। इसी को आप आगे अगर ऐसे करोगे तो इसको 4 भी बना सकते हो ये लोग। तो आपकी टी हेल्पर है, हेल्पर से आपने क्या बनाया, MHC सेकंड बना लिया, और इसी से आपने H करके 4 बना लिया, तो ये CD4 सेल्स भी बोलते हैं। इनका काउंट भी आपकी बॉडी में कम हो जाता है, तो CD4 का मतलब ही है टी हेल्पर सेल। अब उसके बाद में आती हैं आपके ऐसे TC सेल्स, और यहाँ पे आप देखेंगे इन सेल्स को हम CD8 सेल बोलते हैं। और साथ के अंदर आपको याद रखना है, ये अगर MHC फर्स्ट को, ये MHC सेकंड को डील कर रही है, तो ये आपकी क्या करेगी, MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है उससे गवर्न करेगी। तो इस तरीके से आपका था ह्यूमरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी। इसके अंदर हमने सारा पढ़ लिया कि ह्यूमरल क्या मतलब है, बाय द मींस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज यहाँ पे बी सेल बनाने का काम है, लेकिन बी सेल एंटीबॉडी तब बनाएगी जब टी हेल्पर सेल आके उसको सिग्नल देगी, और टी हेल्पर सेल सिग्नल देती है
आपके जैसे कि बाहर से कोई भी आया तो उसको उसका वेलकम टी हेल्पर सेल करती है, और उसके बाद में इसीलिए इनको ये CD का मतलब यहाँ पे क्लस्टर और डिफरेंशिएशन होता है। ये अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, ये आपकी CD8 सेल्स होती हैं, और MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होता है उससे ये बाइंड अप रहती है। तो इतना जो है हमने ये पढ़ लिया है। तो ह्यूमरल और सेल मीडिएट इम्यूनिटी का टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया है, और आपको बस इतना याद रखना है, ह्यूमरल का मतलब है बी सेल यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडीज, और टी का मतलब है सेल मीडिएट इम्यूनिटी का मतलब है कि सेल्स खुद जाके किल करेगी, और उसका मतलब है कि आपका ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है और टी किलर सेल्स यहाँ पे है। अब ये दोनों इम्यूनिटी कवर हो गई। हमने HIV की कंडीशन भी पढ़ ली कि जो CD4 सेल्स है इनका काउंट कम हो जाता है, यानी कि टी हेल्पर सेल का काउंट कम हो जाता है, और ये MHC सेकंड मॉलिक्यूल जो रहता है उससे डील करती हैं। और उसके बाद में ये सारा प्रोसेस जो है ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है आपकी बॉडी में। ऐसे तो जो जब भी कोई वैक्सीन की भी ट्रायल की जाती है उस केस में भी आप टी सेल टी सेल रिक्रूटमेंट और ये सब करके इनके कई एसेस किए जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी वैक्सीन जो है वो कितनी इफेक्टिव है। तो इस तरीके से ये सारा ह्यूमरल एंड सेल मीडिएट इम्यूनिटी का टॉपिक है। आने वाले टॉपिक्स भी इम्यूनोलॉजी के ऊपर ही हम कंटिन्यू लेक्चर में बनाएंगे, जिसके अंदर आपको जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे MHC क्या है और CD क्या है, इनके बारे में अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं आपके उनमें आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। और तब तक के लिए आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। 50% जो भी अपने व्यूवर्स हैं वो चैनल तो देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, बट सब्सक्राइब का बटन उन्होंने अभी तक नहीं दबाया है। अगर आपने नहीं दबाया है तो उस केस में आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, इससे हमें और भी अच्छे मोटिवेशन कंटेंट के वीडियोस आपके लिए लाने के लिए वो करते हैं। थैंक यू वेरी मच।